हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कंपोजिट फंक्शन कैलकुलेट होता है ना। और अगर दो फंक्शन हमें दिया हुआ है तो कैसे हम उसका कंपोजिट फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखवाई थी, है ना। और उसका प्रूफ वगैरह एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, थ्योरेटिकल प्रूफ है ना। बाकी अगर वो सब प्रूफ कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। उसी का जो लास्ट हमने पार्ट किया था, जो लास्ट में मैंने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का ही, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि अगर किसी फंक्शन में कुछ फंक्शन इस टाइप के होते हैं कि जिसको अगर दूसरे फंक्शन में पुट करो तो वो क्या दे देता है, हमें एक आइडेंटिटी दे देती है ना। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे इनवर्स में यूज करते हैं और इसी तरीके से हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन और उसके बाद फिर इसको समझने का ट्राई करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, इनवर्स फंक्शन का क्या होगा। तो डेफिनेशन क्या है कि अगर हमें एक फंक्शन पहले दिया हुआ है, ठीक है, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी इनवर्टिबल, ठीक है। इनवर्टिबल, यहां पे एक नया वर्ड आया है, इनवर्टिबल। इफ there exists a function g, if there exists a function g defined from b to a, ठीक है, defined from b to a such that g of fx, है ना, g of fx इक्वल टू क्या होगा, एक आइडेंटिटी मिलेगी। और ये आइडेंटिटी हमें कहाँ पे लाई करेगा, ये आइडेंटिटी हमें इस वाले सेट में लाई करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, है ना, g of f इज a एंड f of g इज आइडेंटिटी फ्रॉम सेट b, ठीक है। देन g is called inverse of f and denoted as f इनवर्स, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में देखो दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा पहले से, जो a से b में डिफाइन होगा, ठीक है। इस चीज को मैं आपको एरो डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि देखो ये हमारे पास सेट a है और ये सेट b है, ठीक है। तो ये सेट a है और ये सेट b है, और इस तरफ हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, इस तरफ के कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना। और इस दोनों के बीच के एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो f से डिनोटेड है, यही मतलब होता है। तो ये बोल रहा है कि ये फंक्शन इनवर्टिबल है। फंक्शन इनवर्टिबल मतलब क्या हो गया कि जिस फंक्शन को आप इन्वर्ट कर सकते हो और जिसका आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो, है ना। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल है उसको हम इनवर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एक फंक्शन का आप इनवर्स कैलकुलेट कर ही पाओ, है ना। तो उसका लिमिटेशन क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि इनवर्टिबल मतलब क्या हो गया कि ऐसा फंक्शन जिसका आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो। और अगर आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हो तो एक ऐसा फंक्शन g एग्जिस्ट करना चाहिए जो कहां से कहां डिफाइन हो, g फंक्शन आपका b से a में डिफाइन हो, है ना। यानी ये फंक्शन किस तरफ से किस तरफ डिफाइन होगा, इस तरफ से डिफाइन होगा g फंक्शन, है ना। सच दैट अगर आप एक इस फंक्शन को इस फंक्शन में पुट करोगे तो भी आपको आइडेंटिटी मिलेगी, और इस फंक्शन को इस फंक्शन में पुट करोगे तो भी आपको आइडेंटिटी मिलेगी। और अगर आप x के टर्म में समझने का ट्राई करो, है ना, ये तो मैंने बस सेट्स के टर्म में लिखा। अगर मैं इसको f के टर्म में लिखूं तो g ऑफ fx को मैं क्या लिख पाऊंगा, g ऑफ fx
है ना, और g के अंदर में आप fx पुट करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। और ये x किस सेट को बिलोंग करेगा, ये x इस सेट A को बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको f में ही पुट किया है, ठीक है। और f ऑफ gx का मतलब क्या हो गया, एंड f ऑफ g का मतलब क्या हो गया, f g के अंदर f ऑफ gx, और यहां से भी पुट करोगे तो आपको x ही मिलेगा, लेकिन ये x किसको बिलोंग करेगा, b को बिलोंग करेगा, और ये सेट आपका a को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इसका। अब इस फंक्शन के बारे में सोचो कि मान लो कि ये जो फंक्शन है आपका, ठीक है, इस फंक्शन में देखो कि अगर मान लो कि ये फंक्शन आपका मेनी वन टाइप का फंक्शन है, ठीक है। हमने वन वन और मेनी वन टाइप का 4 टाइप के फंक्शन पढ़े हैं, ठीक है। मैं यहां पे मान लेता हूं कि मेरा फंक्शन ये है ए और बी। अगर मान लो कि मैं ये फंक्शन लेता हूं, ठीक है, इस टाइप का कुछ फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या है आपका, मेनी वन फंक्शन है ना। ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। और ये मेनी वन किस तरफ से है, अगर मैंने फंक्शन को एफ ए से बी डिफाइन किया है। अब सोचो कि क्या हम इसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इसका इनवर्स कैलकुलेट करना क्या पॉसिबल है, इसका इनवर्स कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि g फंक्शन देखो, g जो है वो आपका फंक्शन नहीं रहेगा, है ना। अगर ये फंक्शन आपका मेनी वन है तो g आपका क्या रहेगा, फंक्शन नहीं रहेगा। इसलिए मेनी वन टाइप के फंक्शन का हम इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, है ना। इनवर्स क्या होता है कि अगर आपका a से b में डिफाइन है तो b से a में भी आपको एक ऐसा ही फंक्शन खोजना है ना। और ये देखो ये फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि एक ही एलिमेंट का 2 इमेज बन रहा है इस तरफ से g वाले पार्ट में, है ना। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्लियर है। तो आपको कंडीशन समझ में आ रहा है कि अगर कोई फंक्शन आपको इन्वर्टिबल शो करना है तो इन्वर्टिबल के लिए उस फंक्शन का क्या होना जरूरी है, 1 1 होना जरूरी है ना। सिर्फ 1 1 अगर नहीं होगा तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कि 1 1 भी है लेकिन वो इनटू फंक्शन है, ठीक है, मान लो मैं ऐसा कुछ मान लेता हूं, इनटू फंक्शन है, ठीक है। मान लो 3 ही एलिमेंट है, इस टाइप का एलिमेंट है, और एक एलिमेंट यहां पे खाली रह गया है, ठीक है। तो जब हम एक दूसरा फंक्शन इधर से इस तरफ डिफाइन करेंगे, सोचो कि अगर मैं एक दूसरा फंक्शन g जब डिफाइन करूंगा, ये मैंने f के लिए माना है, तो f के लिए देखो 1 1 तो है ही, ये मैंने इस कंडीशन से कंक्लूड किया, और इसको मैंने इनटू मान लिया, है ना। तो ये आपका इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो देखो इनटू फंक्शन में जब आप g डिफाइन करोगे तो g के लिए आपको बाकी सारा एलिमेंट का तो इमेज मिलेगा, लेकिन ये एलिमेंट आपका क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, है कि नहीं। ये एलिमेंट क्या रह जाएगा आपका, खाली रह जाएगा, है ना। तो हमें ये एलिमेंट भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एलिमेंट हमें क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट दिखाई दे रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इस g फंक्शन का डोमेन लिखोगे तो g वाले फंक्शन में तो इस वाले एलिमेंट को आप काउंट नहीं करोगे, है कि नहीं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जब आप g फंक्शन डिफाइन करोगे तो ये आपका एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि और f वाले में भी आप काउंट करोगे तो इस वाले का कोई एलिमेंट का इधर इमेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब अगर फंक्शन इनटू होता है तो भी आप उसका इमेज जो उसका वो है इनवर्स है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना कि, क्योंकि अगर इनटू होगा तो इनटू से भी आपको इस एलिमेंट को छोड़ना ही पड़ेगा, और जब ये एलिमेंट आप छोड़ दोगे तो फिर से ये फंक्शन क्या बन जाएगा, आपका ऑन टू बन जाएगा, क्लियर है ना। तो इनटू फंक्शन के लिए भी हम इनवर्स कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्लियर हो गया। तो अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है पहली चीज, है ना, तो यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के आप लिख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये बोल रहा है कि अगर आपको फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है और फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो इफ f इज इन्वर्टिबल, है ना, इफ f इज इन्वर्टिबल, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ये आई डबल एफ वाला है, आई डबल एफ वाला नोटेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। f इज इन्वर्टिबल इफ f इज बाइजेक्टिव, ठीक है। बाइजेक्टिव मतलब समझ में आ गया, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, और इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव होना चाहिए, है ना। तो ये आपको
अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है ना। तो इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए फंक्शन का क्या होना जरूरी है, 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। और बाइजेक्टिव वाला पार्ट हम लोग ऊपर में कर ही चुके हैं, ठीक ना। तो बाइजेक्टिव हम किसी फंक्शन को कब बोलते हैं, कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव तब होता है जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है ना। और 1 1 और ऑन टू आपको कैलकुलेट करना आता है, क्लियर है ना। 1 1 और ऑन टू कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे शो करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हमसे ये पूछे कि क्वेश्चन यहाँ पे दो टाइप का आ सकता है, एक वो पूछ सकता है कि ये बताओ कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन होता है कि आप ये बताओ कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में वेदर फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, है ना। तो फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, इस वाले केस के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इस वाले केस के लिए आपको बाइजेक्शन चेक करना पड़ेगा या बाइजेक्टिव चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, है ना। और बाइजेक्टिव के लिए जो 1 1 और ऑन टू वाला दो पार्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, वो वाला पार्ट आपको प्रॉपर्ली शो करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे भी डिपेंड करता है। तो एक तो अगर इन्वर्टिबल पूछेगा तो आप इस तरीके से देख लो, है ना। और अगर कंपटीशन एग्जाम में आता है, जेईई वगैरह में आता है, तो तब तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, इस मेथड से जाने की जरूरत नहीं है ना। ग्राफ व्राफ प्लॉट करके आप किसी भी तरीके से कर लो। दूसरा वो बोलेगा, है ना, दूसरा बोलेगा कि फाइंड द इनवर्स, है ना, फाइंड द इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करना अलग चीज है और इन्वर्टिबल प्रूफ करना अलग चीज है, ठीक है। इन्वर्टिबल क्या हो गया कि कंडीशन हो गया, है ना, कि किस कंडीशन के लिए वो फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, ठीक है। और इनवर्स फाइंड करने के लिए बोलता है अगर, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए होगा तो कैसे फाइंड करते हैं वो ऑलरेडी हम लोग आपको मैंने बता दिया है कि कैसे फाइंड करना होता है इनवर्स। फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे 11th में ही आपको इनवर्स फाइंड करना बताया था, ठीक है। तो अभी हम इसको कर लेंगे। लेकिन यहां पे भी आप देखना कि ये क्वेश्चन 1 मार्क का है या 4 मार्क का है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन और वो फंक्शन 1 मार्क का होता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, उस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना, और कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं, है ना। सिंपली आप इसमें क्या करना है, कैलकुलेट इनवर्स। और कैसे इनवर्स कैलकुलेट करना वो आपको पता है, फिर भी हम अभी डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। इसमें आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आता है तो यहां पे पहले आपको ये शो करना होगा, है ना, शो इट इज इन्वर्टिबल, ठीक है, इट इज इन्वर्टिबल एंड देन कैलकुलेट इनवर्स, ठीक ना। तो क्वेश्चन के मार्क्स पे डिपेंड कर रहा है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आएगा इनवर्स निकालने के लिए, तो सिर्फ हम इनवर्स निकाल के बताएंगे। हम ये एज्यूम कर लेंगे कि वो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। जब तक अगर क्वेश्चन में नहीं बोले कि चेक करने के लिए कि इन्वर्टिबल है या नहीं, तब तक हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है। 1 मार्क के क्वेश्चन में आप कितना कुछ प्रूफ करोगे, ठीक है। लेकिन वही अगर 4 मार्क के क्वेश्चन में आता है तो आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, और उसके बाद आप उसका इनवर्स कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है ये आपको करना आता है, ठीक है। मैं सेकेंड वाले पार्ट पे आता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड इनवर्स, ठीक है ना, हाउ टू फाइंड इनवर्स। तो हाउ टू फाइंड इनवर्स वाले पार्ट में मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है, ठीक है ना। एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये हमारा इन्वर्टिबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो कि मैंने फंक्शन लिया f(x) = r/r, ठीक है। फंक्शन मैंने r/r डिफाइन किया है और f(x) मैंने डिफाइन किया है x², ठीक है। तो पहले तो आपको इसको चेक करके देखना है ना। आप साइड में कहीं पे भी चेक करके देख लो, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इन्वर्टिबल है या नहीं, है ना। अगर इन्वर्टिबल है तो इनवर्स आप डायरेक्टली निकाल के दिखा दो 1 मार्क्स में, लेकिन इन्वर्टिबल नहीं है तो आप वहां पे लिख दो कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 4 मार्क्स का होगा तो सब कुछ आपको सामने करके दिखाना होगा।
ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन के बारे में हमें पता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को बोर्ड के एग्जाम में कभी भी ग्राफ से नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ग्राफ प्लॉट करके बता दो कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, ठीक है। उस तरीके से नहीं करना है, वो एक्चुअली में आपसे प्रोसेस जानना चाह रहा है, इसलिए वो इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, मेनी वन फंक्शन होता है, आपको याद है। और ये क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है ना। एफ एक्स क्या होता है, 1 1 मेनी वन होता है और इनटू होता है। और कैसे प्रूव करना है हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है ना। तो ये आपको प्रूफ करना आता है, ये आप प्रूफ करके खुद से देख सकते हो, ठीक है। लेकिन तो अगर कोई हमसे पूछता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हम इनवर्स निकाल सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। ये हमें कहां से पता चला, हमने चेक किया 1 1 और मेनी वन, ठीक है, नॉट इन्वर्टिबल। सो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है, इनवर्स क्या है इसका, पॉसिबल नहीं है। इस वाले फंक्शन का आप इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे किसी भी हालत में। क्यों, क्योंकि फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं, इनवर्स जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो वो आपका फंक्शन ही नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, तो ये वाले फंक्शन में तो हमें आगे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मान लो मैं सिर्फ फिर से सेम फंक्शन लेता हूं, ठीक है, लेकिन अब मैं ये डिफाइन कर रहा हूं, मैंने अपना सेट चेंज कर दिया, है ना। सेट कौन सा चेंज किया, 0 to infinity to 0 to infinity, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, ठीक है। और इसको जब आप चेक करोगे तो ये फंक्शन अब आपको क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा और ऑन टू फंक्शन मिलेगा। आप चेक करके देखना, है ना, ये चेक करके देखना कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 और ऑन टू है। इसका मतलब एफ एक्स इज इनवर्टिबल, है ना। इनवर्टिबल हमें कैसे पता चला, इनवर्टिबल हमें पता चला कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है इसलिए, है ना। और बाइजेक्टिव हमने चेक करके देखा कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव तो आप चेक कर सकते हो। इन्वर्टिबल अगर है तो हमें इन्वर्ट कैसे फाइंड करना है वो देखो। तो इन्वर्टिबल अगर है तो हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें गिवन है ना। और इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, वाई एज्यूम कर लेंगे, है ना। तो एफ एक्स ही हमारा वाई होता है। यहां पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, है ना। y जो है वो आपका किसका फंक्शन है, सिर्फ x का फंक्शन है। और इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना होगा, ठीक है। ये चीज हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है 11th में। तो इसका हमें करना क्या है, हमें इसे x एज ए फंक्शन ऑफ y ओनली आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इस वाले फंक्शन में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है और राइट हैंड साइड में क्या है आपका, राइट हैंड साइड में सिर्फ आपका x का फंक्शन है, ठीक है। तो हमें इसे करना इस तरीके से कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x आ जाए और बाकी सारा y राइट हैंड साइड में चला जाए, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, x इक्वल टू वाई, और x की वैल्यू जब आप लिखोगे तो x की वैल्यू रूट ओवर y आ रहा है, ठीक है। रूट ओवर यहां पे आप देखोगे तो प्लस माइनस y भी आएगा, है ना। आपको याद होगा कि प्लस माइनस y होगा। तो अभी मैं सिर्फ प्लस वाला पार्ट लेके चल रहा हूं, माइनस वाला पार्ट अभी मैं नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं लेंगे, हम कैसे उसको हटाएंगे वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए तो इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद सिंपली आपको x को किससे रिप्लेस करना है, f इनवर्स x से रिप्लेस करना है। और राइट हैंड साइड में जहां जहां पे y है उन सारे y को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, x से। तो ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर x, है ना। तो देखो हमारा फंक्शन क्या हो गया, रूट ओवर x। और आपको याद है कि यहाँ पे प्लस माइनस वाला पार्ट होता है, तो ये एक प्लस वाला पार्ट हो गया। और इसी का एक और इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है, कौन सा, माइनस टाइम्स रूट x, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, किसी भी गिवन फंक्शन के लिए यूनिक होता है, ठीक है। एक फंक्शन का एक से ज्यादा इनवर्स आप नहीं निकाल पाओगे, है ना। एक फंक्शन का एक ही इनवर्स होता है। तो यहां पे देखो इसी फंक्शन के लिए हमें 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसका मतलब एक तो इसमें से गलत है। अब कौन सा गलत है वो हम कैसे चेक करेंगे, उसे चेक करने के लिए हमें फंक्शन पे आना पड़ेगा, ठीक है। f देखो हमारा कहां से कहां डिफाइन है, f हमारा 0 से इंफिनिटी डिफाइन है टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो g फंक्शन जब आप लिखोगे तो g फंक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ से इस तरफ डिफाइन होगा, है ना। और उस तरफ भी सेम ही फंक्शन है तो आपको सेम ही दिखाई पड़ेगा, कोई चेंज यहाँ पे दिखाई आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है।
यानी जो y वाला, जो g वाले फंक्शन का रेंज है वो कहां से कहां होना चाहिए, 0 से इंफिनिटी होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो इस वाले फंक्शन का रेंज पॉजिटिव किस में है, इस वाले में क्या है, रेंज हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा इनवर्स नहीं होगा, हमारा इसके लिए इनवर्स क्या होगा, ये वाला होगा। अब बताओ कि मुझे एक्चुअली में इनवर्स हमारा यही है, ये सही है, इनवर्स हमने निकाला, गिवन फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स हमारा ये है। तो जब हमारे पास ये इनवर्स आ गया तो ये एक्चुअली में आया क्यों मेरे पास, ये तो आना नहीं चाहिए था, है ना। ये एक्चुअली में पार्ट आया क्यों आपके पास, तो ये पार्ट इसलिए आया क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व होता है ना, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व जो होता है वो आपको इस टाइप से कर्व प्लॉट होता है ना, एक्स स्क्वायर का कर्व आपको पता है इस टाइप का कर्व होता है। और इस वाले पार्ट में जो मैंने ऊपर में ड्रॉ किया था वो हमने कहां से कहां तक लिया था, 0 से इंफिनिटी वाला पार्ट लिया था, ठीक है। तो देखो इसी वाले, ये जो फंक्शन हमारा डिफाइन है वो कहां से कहां डिफाइन है, R टू R में डिफाइन है, ठीक ना। तो ये R टू R में डिफाइन है, तो ये 1 1 और मेनी 1 तो है नहीं, ठीक है ना, सॉरी मेनी 1 तो है, मेनी 1 है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस वाले पार्ट का तो इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं। ये देखो ये वाला फंक्शन अगर हम डिफाइन इस तरीके से किया, 0 टू इंफिनिटी टू 0 टू इंफिनिटी डिफाइन किया, तो अब ये फंक्शन सिर्फ इतना वाला पार्ट क्या बन चुका है, ये क्या बन चुका है हमारा 1 1 और ऑन टू बन चुका और बाइजेक्टिव फंक्शन बन चुका है। तो हमने यहां पे किया क्या, इस वाले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सिर्फ हमने ये वाला ब्रांच लिया, ठीक है। इस ब्रांच के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो इसका इनवर्स हमने कितना निकाला, √x निकाला। इसी वाले फंक्शन का एक और ब्रांच भी है जिसे हम लोग भूल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसी फंक्शन में अपने फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करो, -∞ टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, और यहां पे आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लोगे, तो यहां से जब आप f इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो इसका f इनवर्स कौन सा वाला पार्ट होगा, नेगेटिव वाला पार्ट होगा, है ना। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा था इसलिए आ रहा था क्योंकि इस फंक्शन के 2 ब्रांच थे, है ना। हमने सिर्फ एक ही ब्रांच कैलकुलेट किया था, तो इसने बाय डिफॉल्ट में 2 ब्रांच आपको दिया है निकाल के, ठीक है। कौन सा ब्रांच चूज करना है वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होता है तो g वाला फंक्शन और इनवर्स वाला फंक्शन हमारा कहां से कहां डिफाइन होता है, 0 टू इंफिनिटी टू, देखो -∞ टू 0। इसका मतलब जो आपका y है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए हमें कौन सा फंक्शन चूज करना पड़ेगा, ये वाला चूज करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ब्रांच आप दोनों तरफ से चूज कर सकते हो, दोनों के लिए क्या है, फंक्शन आपका 1 1 और इनटू, है ना। ये वाला फंक्शन भी क्या है हमारा, ये वाला फंक्शन भी हमारा क्या है, ये देखो ये फंक्शन भी हमारा 1 1 और ऑन टू है, इसलिए हम इसका भी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसका इनवर्स क्या होता है, ये वाला होता है ना। और ये इनवर्स किसका है, इसका इनवर्स है। तो इसलिए हमें 2 अलग अलग टाइप के इनवर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, लेकिन मैं उसको नोट डाउन कर देता हूं। इनवर्स वाले पॉइंट का कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना। इनवर्स वाले पार्ट में मैंने बहुत डिटेल में आपको ये बताया था, यहां पे बस प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो देखो इनवर्स फंक्शन का पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि आपको समझ में आ रहा है, if f is a inverse of g then g is a inverse of f, है ना। if f is a inverse of g then g is the inverse of f, है कि नहीं। और दूसरा चीज, अगर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है तो एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x ही मिलेगा, है ना। और g में fx पुट करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या था। और इनवर्स फंक्शन को, है ना, कभी कभी वो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देता है, ठीक है, जहां पे वो पर्टिकुलरली इनवर्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए बोलता है ना। तो उस वाले में हम यही वाला प्रॉपर्टी यूज करके डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं
इनवर्स का, है ना, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा फंक्शन देगा कि आप उसका इनवर्स कैलकुलेट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो हम उस वाले पार्ट पे नहीं जाते हैं, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम डायरेक्टली उसका इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। थर्ड पार्ट जो आपको याद होगा कि इनवर्स फंक्शन आर, है ना, इनवर्स फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स एक्सिस, है ना। और इसी को आप ये बोल सकते हो इनवर्स फंक्शन इज मिरर इमेज ऑफ गिवन फंक्शन इन दी लाइन y इक्वल टू x, है ना। तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट अगर आप उसका मिरर इमेज कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका इनवर्स मिल जाएगा। इनवर्स का ग्राफ आप निकाल सकते हो। जैसे अगर हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है, तो इसका जब हमें इनवर्स का ग्राफ निकालना होगा, है ना, ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा पहले, है ना, अगर आपको ग्राफ उसका पता है ऑलरेडी, है ना, तो इसका इनवर्स का फंक्शन क्या होता है, इनवर्स क्या होता है इसका, रूट ओवर एक्स होता है। तो रूट ओवर एक्स का ग्राफ पता है तो आप प्लॉट कर लो, नहीं तो क्या करेंगे, एक पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो मैं ये डॉटेड लाइन से प्लॉट कर रहा हूँ और ब्लैक लाइन से प्लॉट कर रहा हूँ, बाकी मैं इसको लास्ट में इरेज कर दूंगा, ठीक है। और देखो y इक्वल टू एक्स एक लाइन आप ड्रॉ करो, है ना, तो देखो ये y इक्वल टू एक्स लाइन हो गया, ठीक है। और इस y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट आपको करना क्या है कि इस गिवन फंक्शन का मिरर इमेज लेना है ना। तो इसका आप मिरर इमेज लोगे तो कैसा बन जाएगा, देखो इसका मिरर इमेज इस टाइप का बनेगा। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये किसका कर्व है, ये आपका इस वाले फंक्शन का कर्व है ना। तो डायरेक्टली देखो मिरर इमेज से आप डायरेक्टली इसका क्या निकाल सकते हो, मिरर इमेज से इसका आप डायरेक्टली कर्व प्लॉट कर सकते हो। कर्व प्लॉट करना इसका थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर आपको इस टाइप का कर्व पता है तो, है ना, इस टाइप का प्रॉपर्टी पता है तो थर्ड प्रॉपर्टी ये हो गई। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या बोलता है कि मान लो आपके पास तीन फंक्शन है ना, दो फंक्शन में हमने देखा था, है ना, दो फंक्शन में एफ ऑफ जी और जी ओ एफ इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इनवर्स का प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैं आपको कंपोजिट वाले का एक प्रॉपर्टी यहां पे बता रहा हूं, है ना। तो अगर आपके पास कंपोजिट में तीन पार्ट है, ठीक है, कंपोजिट वाले का ये तीन पार्ट है, और इस वाले का पार्ट आप ध्यान से देखना थोड़ा सा कि अगर आप कंपोजिट में आपके पास तीन फंक्शन है तो h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू क्या होगा, है ना, h ऑफ g ऑफ f। ये कंपोजिट में पॉसिबल होता है तीन फंक्शन के केस में, ठीक है। इसका प्रूफ अगर आपको देखना है, ठीक है, इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं, प्रूफ आपको थ्योरम 1 में दिया हुआ है, ठीक है। थ्योरम 1 आप चेक करना, ठीक है, पेज नंबर 16 एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 16 आप चेक करना, तो वहां पे आपको ये प्रूफ दे दिया है, ठीक है। इस वाले प्रूफ को आप एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो सिंपल सा प्रूफ है इसलिए मैं ज्यादा उस पर नहीं दे रहा हूं, और कभी कभी प्रूफ आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में, तो एक बार प्रूफ वगैरह देख के रखना कि कैसे होता है, ताकि एटलीस्ट आप उस चीज को कर सको, ठीक है। और इसी का इनवर्स वाले फंक्शन में, है ना, अगर मान लो कि इनवर्स का एक और प्रॉपर्टी है जिसमें आपके पास कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, g ऑफ f का इनवर्स अगर आपको निकालना है, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ दो ही फंक्शन के लिए देखा था। अगर आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, और उसने आप कंपोजिट फंक्शन निकाल लिया और कंपोजिट फंक्शन का आप इनवर्स निकाल रहे हो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन निकालने के बाद हम उसका इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कंपोजिट फंक्शन निकालने के बाद अगर आप उसका इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो ये सेम किसके इक्वल होता है, पहले आप अलग अलग फंक्शन का इनवर्स निकाल लो और इस तरीके से आप ऑर्डर कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। तो यहां पे ये चीज ध्यान देना कि ये g ऑफ f था, तो ये f इनवर्स ऑफ gx होता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो, ठीक है।
और इसका भी प्रूफ आपको दिया हुआ है थ्योरम 2 में पेज नंबर 17, ठीक है। तो इसका भी इजी सा प्रूफ है, बस आप वो प्रूफ देख लेना। कभी कभी किसी क्वेश्चन में वो इस टाइप का फंक्शन देता है कि इसका फंक्शन इनवर्स इसका कंपोजिट निकालने के बाद इनवर्स निकालो, है ना। तो अलग अलग फंक्शन का इनवर्स निकालना थोड़ा सा इजी होता है, तो पहले आप इनवर्स निकाल के फिर आप कंपोजिट कर लो, तो वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपके पास, ठीक है। तो ये 4th और 5th वाला पार्ट हमने यहां पे कर दिया, आपको बता दिया कि कैसे निकालना होता है, ठीक है। अगर आपका फंक्शन x के टर्म में दिया हुआ है, ठीक ना, x के टर्म में दिया हुआ है, तब तो आप इनवर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने ये चेक कर लिया है कि वो फंक्शन इनवर्टिबल है, ठीक है। मैं कुछ फंक्शन यहां पर लिख रहा हूं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि सेट हम उसका सेट हम उसको उस फंक्शन को हम उस सेट में डिफाइन करेंगे जहां पे वो फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको fx इक्वल टू साइन एक्स के बारे में पता हो, है ना, तो fx इक्वल टू साइन एक्स का अगर आपको इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो इसका हम इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन क्या होता है, देखो ये फंक्शन क्या होता है, 1 मेनी वन और इनटू फंक्शन होता है ना। तो इसलिए हम इसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इसका इनवर्स लिखना चाह रहे हो तो हमने आपको बताया था कि इसका इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स x लिखते हैं, या आपने फिजिक्स में भी बहुत जगह पे यूज किया होगा। तो ये साइन इनवर्स x हम सिर्फ कहां पे लिखते हैं, देखो फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ता है यहां से यहां तक, ठीक है। देखो अगर आप फंक्शन का सिर्फ, या अगर आप इस इनवर्स फंक्शन का सिर्फ ये वाला पार्ट कवर करते हो, है ना, ये वाला पार्ट कवर करते हो, तभी ये फंक्शन क्या होता है, इनवर्टिबल होता है ना। तो अगर हम फंक्शन को यहां से -π/2 से π/2 के बीच में डिफाइन करते हैं, 2 -1 to 1, है ना, तो ये कंप्लीट फंक्शन sin x कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होता है। लेकिन इसके लिए, है ना, आपका फंक्शन ये क्या हो जाता है, इसको आप इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। ये इन्वर्सिबल कब पॉसिबल है, जब आपका सेट ये हो, है ना। तो इस टाइप से आपको ये चीज पता चल रही है, ठीक है। वैसे ही जो आपका e⁻x है, e⁻x का इनवर्स क्या होता है, y = e⁻x, तो इसका इनवर्स आप क्या लिखते हो, ln x, याद है। तो आप सेट देख लेना कि किस सेट में डिफाइन है, ठीक है। आपको अगर कोई फंक्शन a से b दिया हुआ है और ये अगर फंक्शन मान लो कि इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है, तो ये इसी फंक्शन को आप दूसरे सेट में आप क्या कर सकते हो, इन्वर्टिबल बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आप इस सेट A का कौन सा पार्ट इस तरीके से आप चूज कर सकते हो कि आपका फंक्शन क्या बन जाए, इन्वर्टिबल बन जाए, है ना। तो यहां पे सब कुछ जो गेम है वो सारा गेम किस पे है, सेट्स पे गेम है ना, कि आप सेट्स को कैसे डिफाइन कर रहे हो। क्योंकि कोई एक फंक्शन किसी पर्टिकुलर सेट्स के लिए 1 और मेनी वन और इनटू हो जाता है, लेकिन अगर आप सेट्स को थोड़ा सा चेंज कर दो तो वही चीज बाइजेक्टिव बन जाता है ना। तो जैसे ही फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसका आप इनवर्स कैलकुलेट कर पाओगे। प्रोसेस वही है इनवर्स कैलकुलेट करने का, कि आपको उस फंक्शन का x एज ए टर्म ऑफ y कैलकुलेट करना है, ठीक है, और x एज ए टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करने के बाद ही आपको उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। अगर मुझे इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है तो मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, लेट्स एज्यूम दैट फंक्शन इज, ठीक है। यहां पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल इन एप्रोप्रिएट सेट, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सेट में ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। कौन सा सेट है वो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आप देख लोगे। लेकिन इसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे, है ना। तो आपको पता है कि अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो y को आप इस तरीके से लेके आ जाओ, ठीक है, और x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, x का रूट्स आप कैलकुलेट कर लो। तो क्या लिख सकते हैं, -2 ± √b² - 4 × ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। देखो ये पूरा फंक्शन हमारा बन गया, है ना। और यहां से जब हम इनवर्स लिखेंगे तो क्या होगा, इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लो। तो देखो -1 ± यहां से 1 बचेगा, 1 - 3, तो ये y - 2 बचेगा, है ना। तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, x - 2, ठीक है। फिर से वही चीज कि यहां पे हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा,
ये डिपेंड करेगा आपका सेट पे, है ना, कि आपका सेट किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इस दोनों में से कोई एक ही आपका क्या होगा, इनवर्स बनेगा, ठीक है ना। तो इनवर्स हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी इसमें ऐड कर लेना प्रॉपर्टी में, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी यहां पे लिख लेना, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक, ठीक है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। तो इस दोनों में से कोई एक होगा, कौन सा होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका एप्रोप्रिएट सेट कौन सा है, ठीक है। तो उस सेट के बेसिस पे हम यहां पे इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफाइन करके आप बता सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गई। तो अगर फंक्शन आपका x के टर्म में दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, ठीक है। अगर मान लो कि फंक्शन हमें, मान लो कि फंक्शन हमें सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। मान लो कि हमें f ये दे दिया है, f इक्वल टू हमें ये दे दिया है 1,1 1 2, है ना, 1,2 मान लेते हैं, 1,2 2,3 और 3,1, ठीक है, मान लेते हैं, ये लेते हैं। और जो हमारा f डिफाइन है वो सेट a से b के बीच में डिफाइन है और a टू a में डिफाइन है, और a हमारा सेट क्या है, 1 2 3 सेट है, ठीक है। तो पहले तो चीज हमें अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो अगर हमें कोई इसका इनवर्स निकालने के लिए बोलता है तो कैसे निकालेंगे, तो पहले वही चीज कि इस फॉर्मेट में भी दिया हुआ, तो पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव हम कैसे चेक करेंगे, इसका आप एरो डायग्राम प्लॉट कर लो, एरो डायग्राम से, क्योंकि एलिमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, कम एलिमेंट है तो हम इसको इजीली चेक कर सकते हैं। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 1 के साथ, है ना। तो आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, f इज बाइजेक्टिव, है ना। और अगर आपका f बाइजेक्टिव है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, f अगर आपका बाइजेक्टिव है तो हम इसका इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनवर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, है ना, तो इनवर्स हमें इस तरफ से इस तरफ वाला करना पड़ेगा, है ना। तो जो पहले डोमेन था वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा, है ना। इसका मतलब यहां पे आपको क्या करना है, बस इंटरचेंज करना है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 2,1 3,2 1,3, है ना। ये इस टाइप से आपको बस इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो ये एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। मान लो कि इसी में एक मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया 1,2, है ना, 3,2, है ना, 2,3, ऐसा कुछ फंक्शन है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये f जो है, f इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। तो बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका हम इनवर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते, है ना। f इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर आपका रोस्टर फॉर्मेट में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप एलिमेंट को इंटरचेंज कर दोगे तो आपका इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव अगर होगा तभी हम उसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। और अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो हम उसका इनवर्स बताएंगे कि उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अगर सेट बिल्डर फॉर्मेट में, रोस्टर फॉर्मेट में दिया हुआ तो आप डायरेक्टली एलिमेंट्स को रिवर्स कर दोगे तो आपका इनवर्स बन जाएगा, वैसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी दे सकता है हर एक क्वेश्चन में, लेकिन आपको अपने तरफ से पहले कंफर्म होना है, ठीक है। जब भी आप इनवर्स लिखोगे तो इनवर्स के लिए आपको अपने तरफ से कंफर्म होना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, ठीक है। भले ही आपको वो 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछे, लेकिन हम इसको कहीं से भी चेक करके ये अपने पास श्योर रखेंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तब हम उसका इनवर्स निकाल के बताएंगे, ठीक है। और अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है तब तो हमें शो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इन्वर्टिबल होगा तभी हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आने के बाद आप एक्सरसाइज 1.3, है ना, 1.3 के आप क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.3 आप आके यहां के आके कंप्लीट कर सकते हो। हर एक वाले फंक्शन में बस आपको इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है ना। तो आप चेक कर लेना कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाइजेक्टिव है तो आप इनवर्स भी निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। क्योंकि हमने ये बताया कि फंक्शन जो है
है ना, फंक्शन ए से बी में कभी कभी बाइजेक्टिव नहीं होता है, तो हमें फंक्शन को चेंज भी करना पड़ सकता है ना। तो चेंज भी करने के लिए आपको इस तरीके से देखना होगा कि इन जनरली क्या होता है कि कभी भी देखोगे आप तो ये सेकेंड वाला जो बी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हम कौन सा पार्ट चूज कर लेते हैं, इसको आप रेंज के इक्वल ही चूज कर लो, ठीक है। अगर कभी आपको सेट खुद से बनाना पड़े तो आप ट्राई करना कि जो सेकेंड वाला सेट है उसको अगर मैं रेंज के इक्वल ही कर दूं तो आपका वो चीज है ना ऑन टू वाला पार्ट तो एटलीस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। और 1-1 के लिए आपको इस सेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी वो सेट के टर्म में भी पूछ लेता है कि बताओ कौन सा सेट होगा या कौन सा सेट आप चूज करोगे जिसके लिए गिवन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है ना। तो उस केस में आपको इस सेकंड वाले सेट के लिए तो आपको डायरेक्टली रेंज कैलकुलेट करके उसको वैल्यू पुट कर देना उसका रेंज, है ना। तो जहां तक उसका रेंज होगा वही सेकंड वाला सेट आपका ऑन टू वाला पार्ट वहां से क्लियर हो जाएगा, है ना। और इस 1-1 वाले पार्ट के लिए आपको इस वाले फंक्शन को थोड़ा सा देख के चेंज करना पड़ेगा कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करोगे तो वहां पे आप और उसको थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आगे ट्राई करो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप्स के हैं एनसीईआरटी बुक में, और उसके अलावा जो आपको शीट मिला है उस शीट के भी क्वेश्चंस वगैरह आप करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको पता है कि कैसे क्या करना है और कहां पे 1-1 ऑन टू वगैरह कैसे चेक करना है ना। तो ये सब बस 1-1 और ऑन टू का ही एक्सटेंशन है। ऑन टू वाले पार्ट में जो आप x कैलकुलेट करते हो, इनवर्स वाले पार्ट में यही एक्चुअली में इनवर्स वाला फंक्शन आपका बन के आ जाता है ना। तो ऑन टू वाले पार्ट से आप इनवर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, बस यहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज के टर्म में लिखना होता है हमें, ठीक ना। तो इस वाले पार्ट को आप ध्यान दो, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करोगे तो आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आप ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करो, ठीक है। फिर इसमें कुछ डाउट आता तो बताना, फिर हम उसको डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप इनवर्स के और कंपोजिट के क्वेश्चंस वगैरह इजीली कर सकते हो, ठीक है। शीट वगैरह में भी जो सब क्वेश्चन आपका पहले का रह गया होगा, है ना, उन सब क्वेश्चन को एक बार देखना, या नहीं तो शीट में जो सब क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन को ट्राई करना, तो पीछे वाला आपका रिवाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में इसी का नेक्स्ट पार्ट बाइनरी ऑपरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।